यशपाल की पर्दा कहानी हिंदी साहित्य की एक श्रेष्ठ सामाजिक कहानी है, जिसमें उन्होंने एक ऐसे मध्यम वर्ग के एक परिवार की कहानी को प्रस्तुत किया है जो समाज के सामने अपनी पुरानी खानदानी इज्जत को बनाए रखना चाहता है। अब यह परिवार पहले की तरह अमीर नहीं रहा गया। घर परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्ज लेना पड़ता है। लाख कोशिश करने के बाद भी कर्ज की रकम बढ़ती जाती है, लेकिन पीर बख्श अब भी यही चाहता है कि घर की औरतें घर की दहलीज के भीतर ही रहे, क्योंकि उनके यहाँ घर की औरतों का बाहर निकलना अच्छा नहीं माना जाता। लेखक ने झूठी इज्जत के नाम पर दिखावा करने और सफेद पोशी के पर्दे के पीछे छिपी दीनता और दरिद्रता का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। कहानी की कथा वस्तु को ध्यान में रखकर पात्रों को चित्रित करता है। ये पात्र कहानी में व्याप्त युगीन समस्याओं की ओर संकेत करते हुए कहानी को जीवंत प्रदान करते हैं। संपूर्ण कहानी का केंद्रीय चरित्र पीर बख्श है। उसका दूसरा विरोधी चरित्र है खान के माध्यम से लेखक ने चौधरी पीर बख्श के चरित्र की विषमताओं को अधिक उभारने का प्रयास किया है। खान की कठोरता, निर्भयता, सूदखोरी की आदत तथा वाणी की कटुता एक प्रकार से समाज के संपूर्ण शोषक पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। चौधरी पीर बख्श का चरित्र चित्रण बहुत ही सजीव हुआ है। उनका चरित्र किस प्रकार अपने घर परिवार के संस्कार से प्रभावित होता है और वह अपनी इज्जत की झूठी भावना से परेशान होते हैं, इसका बहुत ही वैज्ञानिक चित्र यहाँ खींचा गया है। वस्तुतः पीर बख्श का चरित्र भारतीय समाज के करोड़ों निम्न मध्यम वर्ग लोगों के दीनहीन दिशा की ओर संकेत करता है। पर्दा कहानी के पात्र व्यक्तिगत न होकर वर्गगत है। इस कहानी के चरित्र चित्रण की यह विशेषता है कि लेखक ने पात्रों के बाहरी व्यक्तित्व और स्वभाव के साथ साथ अंतरंग चित्र को भी बड़ी सजीवता से अंकित किया है। अब कहानी का वाचन करते हैं। चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दारोगा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया। लड़कों को पूरी तालीम दी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास कर रेलवे में और डाकखाने में बाबू हो गए। चौधरी साहब की जिंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे से खास तरक्की न हुई। वे 30 और 40 रुपये माहवार का दर्जा। अपने जमाने की याद कर चौधरी साहब कहते, वो भी क्या वक्त थे। लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्टरी करते थे और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़कर लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदों पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली। इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां थी। चौधरी इलाही बख्श डाकखाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां बख्शी। चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बड़ा देने पर भी जगह तंग की रही। दारोगा साहब के ज़माने में जनाना भीतर था और बाहर बैठक में वे मोड़े पर बैठ नेचा गुड़गुड़ाया करते। जगह की तंगी की वजह से उनके बाद बैठक भी जनाने में शामिल हो गई और घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लटक गया। ड्योढ़ी मतलब दहलीज। बैठक न रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं बढ़िया किस्म का रहता। जाहिर दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहने पर भी भीतर सब अलग अलग था। ड्योढ़ी का पर्दा कौन भाई लाए। इस समस्या का हल इस तरह हुआ कि दारोगा साहब के ज़माने की पलंग की रंगीन दरियां एक के बाद एक ड्योढ़ी में लटकाई जाने लगी। तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे। आखिर चौधरी खानदान की औलाद को हवेली छोड़ दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास
कर डाकखाने में 20 रुपये की क्लर्की पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। ज्यों ज्यों जमाना गुजरता जाता तालीम और नौकरी दोनों मुश्किल होती जाती। तीसरे बेटे होनहार थे, उन्होंने वजीफा पाया। जैसे तैसे मिडिल कर स्कूल में दर्रिश हो देहात चले गए। मुदर्रिस मतलब शिक्षक। चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी से आगे न बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवा और है क्या। स्कूल की फीस हर महीने और किताबों कॉपियों और नक्शों के लिए रुपये ही रुपये। चौधरी पीर बख्श का भी ब्याह हो गया। मौला के करम से बीवी की गोद भी जल्दी ही भरी। पीर बख्श ने रोजगार के तौर पर खानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली। तालीम ज़्यादा नहीं तो क्या, सफ़ेद पोश खानदान की इज्जत का पास तो था। मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीज़ें न थी। चौकी पर बैठते कलम दवात का काम था। 12 रुपया महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीर बख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपये था। आस पास गरीब और कमीने लोग की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धार बहती रहती, जिसके किनारे घास उगाई थी। नाली पर मच्छरों और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धुआं और सज्जी मिले उबलते कपड़ों की गंध उड़ती रहती। दाईं ओर बीकानेरी मोचियों के घर थे। बाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाले कुली रहते। इस सारी बस्ती में चौधरी पीर बख्श ही पढ़े लिखे सफेद पोश थे। सिर्फ उनके ही घर की ड्योढ़ी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा। लड़कियां 4-5 बरस तक किसी कामकाज से बाहर निकलती और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते। चौधरी की तनख्वाह 15 बरस में 12 से 18 हो गई। खुदा की बरकत होती है तो रुपये पैसे की शक्ल में नहीं, आस औलाद की शक्ल में होती है। 15 वर्ष में 5 बच्चे हुए, पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने को थी तो पीर बख्श की वालिदा मदद के लिए आई। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालिदा की फिक्र करने आया नहीं। वे छोटे लड़के के यहाँ ही रहने लगे, जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता है। सो किस्म की झंझटें होती ही हैं। कभी बच्चों को तकलीफ है तो कभी जच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की ज़रूरत कैसे न हो। घर बार हो तो कर्ज भी होगा ही। मील की नौकरी का कायदा पक्का होता है। हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चिढ़ है। कभी बहुत ज़रूरत पर ही मेहरबानी करते। ज़रूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज़ गिरवी रखकर उधार ले आते। गिरवी रखने से रुपये के 12 आने ही मिलते। ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते और फिर चीज़ के घर लौट आने की संभावना न रहती। मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी। इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो हो पर्दा सलामत रहता। कभी बच्चों की खींच खांच या बेदर्द हवा के झोंकों से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ से हाथ सुई धागा ले उसकी मरम्मत कर देते। दोनों का खेल मकान की डोरी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए। कई दफ़े कसे जाने से पेच टूट गए और सुराग ढीले पड़ गए। मकान मालिक सुरजू पांडे को उसकी फिक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो, 2 पल्ली किराया और वह भी 6-6 महीने का बकाया। जानते हो
लकड़ी का क्या भाव है, न हो मकान छोड़ जाओ। आखिर किवाड़ गिर गए। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखट से टिका देते। रात भर दहशत रहती कि कहीं कोई चोर न आ जाए। मोहल्ले में सफेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ न था। शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को न मिलता। पर चोर तो चोर हैं, छीनने के लिए कुछ न हो तो भी चोर का डर तो होता ही है। वह चोर जो ठहरा, चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवाला था। वह पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकने लायक न रह गया। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज दरी दरवाजे पर लटक गई। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस जमाने में दरी यूं काहे खराब करोगे, बाजार से ला टाट का टुकड़ा न लटका दो। पीर बख्श टाट की कीमत भी आते जाते कई दफे पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में न मिल सकता था। हंसकर बोले, होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था। कपड़े की महंगाई के इस जमाने में घर की 5 औरतों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर यूं गिर रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते हैं। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक दफे किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटा के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता। पायजामे में जब बेबंद संभालने की ताब न रही, मरकीन का एक कुर्ता पैजामा जरूरी हो गया। पर लाचार थे। गिरवी रखने के लिए घर में जब कुछ भी न हो, गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान। रहने की जगह भर देखकर वह रुपया उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय पीर बख्श को रुपये की जरूरत आ पड़ी। कहीं और कोई प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बब्बर अली खां से 4 रुपये उधार ले लिए थे। बब्बर अली खां रोजगार सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मोची वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बब्बर मियाँ से कर्ज लेते रहते। कई दफा चौधरी पीर बख्श ने बब्बर अली को कर्ज और सूद की किस्त न मिलने पर अपने हाथ के डंडे से ऋणी का दरवाजा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और ऋणी में बीच बचौल भी करना पड़ता था। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसी की शरण लेनी पड़ी। 4 आना रुपया महीना पर 4 रुपया कर्ज लिया। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बब्बर अली ने 1 रुपया माहवार की किस्त मान ली। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ। खान की किस्त न दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजियत हो जाने की बात का ख्याल कर चौधरी के रोए खड़े हो जाते। 7 महीने फाका करके भी वे किसी तरह से किस्त देते चले गए। लेकिन जब सावन में बरसात पिछड़ गई और बाजरा भी रुपये का 3 सेर मिलने लगा, किस्त देना संभव न रहा। खान 7 तारीख की शाम को ही आया। चौधरी पीर बख्श ने खान की दाढ़ी छू और अल्लाह की कसम खाकर महीने की मुआफ़ी चाहिए। अगले महीने का सवा देने का वायदा किया। खान टल गया। बादों में हालत और भी परेशानी की हो गई। बच्चों की माँ की तबीयत रोज रोज गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में न ठहरता। पत्ते के लिए उसको गेहूं की रोटी देनी जरूरी हो गई। गेहूं मुश्किल से रुपये का सिर्फ 2.5 सेर मिलता। बीमार का जी ठहरा। कभी प्याज के टुकड़े यहाँ धनिए की खुशबू के लिए ही मचल जाता। कभी पैसे की सौंफ, अजवाइन, काले नमक की ही जरूरत हो तो पैसे की कोई चीज मिलती ही नहीं। बाजार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया। नाक इकन्नी निकल जाती है। चौधरी को 2 रुपये महंगाई भत्ते के मिले, पर पेशी लेते रहते तनख्वाह के दिन केवल 4 ही रुपये हिसाब में निकले। बच्चे पिछले हफ्ते लगभग फाके से थे। चौधरी कभी गली से 2 पैसे की चौराहे खरीद लाते, कभी बाजारों वाल सब लोग कटोरा कटोरा भर पी लेते। बड़ी कठिनता से मिले 4 रुपयों में से 1.25 रुपया
खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी को न हुई। मिल से घर लौटते समय वे मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा खान टल गया होगा और अनाज की गठरी ले वे घर पहुंचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चों, उनकी मां दूध न उतर सकने के कारण सूखकर काटा हो रहे गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी ज़ईफ माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें आंखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए हृदय से वे कहते जाते, मौला सब देखता है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह खूब तड़के चौधरी के मिल चले जाने से पहले ही अपना ठंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद हुआ। रात भर सोच कर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया। मिल के मालिक लालाजी 4 रोज के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तखत के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही वह 100 रुपया हाजिर करेगा। माकूल वजह बताने पर भी खान बहुत देर तक गुर्राता रहा। हम वतन छोड़ के प्रदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ देने के वास्ते हम यहाँ न आया है। हमारा भी बाल बच्चा है, 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारा कर देगा। 5वें दिन रुपया कहाँ से आ जाता? तनख्वाह मिले अभी हफ्ता भी नहीं हुआ। मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल में छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए। इधर उधर की बातचीत कर वे कहते, अरे भाई हो तो 20 आने पैसे तो 2-1 रोज के लिए देना, ऐसे ही ज़रूरत आ पड़ी है। उत्तर मिला, मियाँ पैसे कहाँ इस ज़माने में, पैसे का मोल कोड़ी नहीं रह गया। हाथ में आने से पहले ही उधार में उठ गया तमाम। दोपहर हो गई। खान आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठा नहीं रहेगा, चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पर सुना खान आया था और घंटे भर तक ड्योढ़ी पर लटके दरी के पर्दों को डंडे से ठेल कर गाली देते रहा है। पर्दे की आड़ में बड़ी बीबी के बार बार खुदा की कसम खा यकीन दिलाने पर भी चौधरी बाहर गए हैं, रुपये लेने गए हैं। खान गाली देकर कहता, नहीं बज्जात चोर भीतर ही छिपा है, हम 4 घंटे में फिर आता है, रुपया लेकर जाएगा। रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतार कर बाजार में बेच देगा। हमारा रुपया क्या हराम का है? 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी। चौधरी पीर बख्श के शरीर में बिजली सी दौड़ गई और वे बिल्कुल निश्चस्त हो गए। हाथ पैर सुन और गला खुश्क। गाली दे पर्दे को टेल कर खान के दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होने पर भी निश्चेष न कर सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसा नहीं देगा, पैसा नहीं देने के वास्ते चिपता है। एक से एक बढ़ती हुई 3 गालियां एक साथ खान के मुंह से पीर बख्श के पुरखों पीरों के नाम निकल गई। इस भयंकर आघात से पीर बख्श का खानदानी रक्त भड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छू अपनी मुसीबत बता वे मुआफ़ी के लिए खुशामद करने लगे। खान की तेजी बढ़ गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोस के मोची और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए। खान क्रोध में डंडा फटकार कर कह रहा था, पैसा नहीं देना था, लिया क्यों? तनख्वाह किधर में चाहता? हरामी हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका के शरीफ ज़्यादा कैसे बनता? तुम हमको बीबी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ तो भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठा खुदा से खान के लिए दुआ मांग पीर बख्श ने कसम खाई, 1 पैसा भी घर में नहीं, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार कर बेच ले। खान और आग हो गया। अब तुम्हारा दुआ क्या करेगा? तुम्हारा खाल क्या करेगा? उसका तो जूता भी नहीं बनेगा।
तुम्हारा खाल से तो यह टाट अच्छा। खान ने डोरी पर लटका दरी का पर्दा झटक दिया। डोरी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूट गई, वह डगमगाकर जमीन पर गिर पड़े। इस दृश्य को देख सकने की ताब चौधरी में न थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की लड़कियां और औरतें पर्दे के दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच इकट्ठी हो खड़ी कांप रही थी। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गई जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। वह पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चिथड़े उनके 1/3 अंग ढकने में भी असमर्थ थे। जाहिर भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ग्लानि से थूक पर्दे को आंगन में वापस फेंक क्रुद्ध निराश में उसने लाहौल बिलाल कहा और असफल लौट गया। भय से चीखकर ओट में हो जाने के लिए भागती हुई औरतों पर दया कर भीड़ छट गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, डोरी का पर्दा आंगन में सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उनमें शेष न था। शायद अब इसकी आवश्यकता भी न रही थी। पर्दा जिस भावना का अवलंबन था, वह मर चुकी थी। धन्यवाद।